बहुत जैसे एलर्जी है, किसी का तो एलर्जी ख़त्म हो गया, किसी का हाथ पांव में दर्द होता रहा है तो वो ख़त्म हो गया, ऐसा ऐसा भी बेनिफिट हुआ है बहुतों को उससे। हाँ, और कई लोग मर भी गए, भी बात है। हाँ, तो अब लाओ देखते हैं, थोड़े एक आध दो टॉपिक तो कर ही लेते हैं। ये एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर पैरेलल रूटिंग हो गया था। और इधर 1/2 CV² ऐसा कुछ आया क्या, देखो तो फाइनल। 1/2 CV²। वही चाया होगा आखिरी में। हाँ 1/2 CV²। हाँ, अच्छा, कैपेसिटर का, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है ना। चलो, पढ़ाना लिखाना दोनों एक साथ हो रहा है। पढ़ाऊंगा फिर उसको लिखा भी दूंगा। अब बोर्ड में जो फार्मूला डिराइव किया रहूँगा उसको नोट कर लेना, तो बाद के लफड़ा से बच जाओगे। क्या है हेडिंग? हेडिंग तो देखिए, एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड पर किसी भी कैपेसिटर नहीं, जी टाइप दिख रहा है। बता दो पेज नंबर। हाँ, ये टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितना एनर्जी हम स्टोर करके रख सकते हैं वो हमको कैलकुलेट करना है। अब जानते हो या नहीं भी जानते हो तो जान लो कि एनर्जी मतलब वर्क डन ही होता है। तुम्हारे पास जितना एनर्जी होगा तुम उतना ही वर्क कर सकोगे, ठीक है ना। तो हमको उस एनर्जी को किसी कैपेसिटर में स्टोर करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही उसका स्टोर्ड एनर्जी है। अब सपोज़ किसी कैपेसिटर के एक प्लेट को हम dq चार्ज देते हैं, ठीक है। तो dq चार्ज देते हैं तो इस चार्ज को देने पे हमको dw वर्क करना पड़ता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का डेफिनीशन क्या है कि यूनिट चार्ज यदि किसी सिस्टम को हम देते हैं तो जो वर्क करना पड़ता है वही उसका पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल, वर्क डन एंड गिवन चार्ज के बीच में एक रिलेशन है। चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज पोटेंशियल एंड वर्क डन, चार्ज पोटेंशियल एंड क्या होता है। देखो सपोज हम dq चार्ज देते हैं, हमको dw वर्क करना पड़ता है। स्मॉल चार्ज dq हम देते हैं किसी सिस्टम को, तो उसको देने में हमको वर्क करना पड़ता है। अब तुम कैसे वर्क करना पड़ता है ये जानना चाहते हो तो सुनो, बुक में नहीं मिलेगा तुमको।
सपोज हम कैपेसिटर के किसी प्लेट को सबसे पहले तो कोई चार्ज नहीं दिया है तो उसमें चार्ज 0 है, फिर बहुत थोड़ा सा उसको चार्ज दिया, तो पहले हम जब उसको चार्ज देते हैं तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से कोई चार्ज नहीं है, तो कोई फोर्स वो एक्सर्ट नहीं कर रहा है इस पर। भाई पहले से यदि उसमें मान ले पहले से पॉजिटिव चार्ज है और हम और पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्जन इसमें एक्टिव होता। तो पहले अपन मान लो स्मॉल चार्ज देते हैं तो उसमें हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, फिर अगेन उसको DQ चार्ज देते हैं तो हमको कुछ वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करना पड़ता है? क्योंकि जो उसमें पहले से जो चार्ज है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाता है बाद में जो चार्ज देते हैं उस पर, तो उस फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा उसको चार्ज देने के लिए। तो वो जो वर्क है उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है जानते हो? बहुत पढ़े होगे, तुम 11th में भी पढ़े होगे। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, या किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होता है? जब कभी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट उस किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो वो वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, उसी को अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे हम DQ चार्ज देते हैं किसी कैपेसिटर के प्लेट को और हमको DW वर्क करना पड़ता है। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन चार्ज पोटेंशियल एंड वर्क डन इज गिवन बाय V इक्वल DW अपॉन DQ। ये होता है, माने लिमिटिंग कंडीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू गिवन चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑफ अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये कैसे हुआ डेफिनेशन समझ सकते हो? तुम क्या पढ़े हो? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या पढ़े हो कि किसी यूनिट या टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। तो यहाँ ऐसा समझो कि DQ चार्ज को कैपेसिटर के उस प्लेट तक लाने में हमको DW वर्क करना पड़ा। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? DW अपॉन DQ, यही उसका पोटेंशियल है। सेम डेफिनेशन है। अब हमको वर्क डन निकालना है तो दिस इम्प्लीज दैट DW इक्वल V DQ। सपोज हम उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके 0 से Q चार्ज देते हैं तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? तो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन टू गिव चार्ज Q टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना? नाउ वर्क डन to give charge Q to the plate is given by, क्या होगा? टोटल वर्क डन निकालना है हमको जब हम उसको Q चार्ज देते हैं। तो जब भी टोटल निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं? टू सम अप। क्या बताया था मैं? डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्या सेंस बताया था? डिफ्रेंशिएशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इन लिमिटिंग कंडीशन। और इंटीग्रेशन का क्या सेंस बताया था कि इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट टोटल चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन गिवन इंटरवल देन वी हैव टू इंटीग्रेट। जब कभी हमको टोटल चेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन का, तब हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ DW इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ V DQ। अब हम चार्ज किसको दिए हैं? किसी कैपेसिटर के प्लेट को जिसका कैपेसिटेंस C है। तो यहाँ पे V किस पे डिपेंड कर रहा है? किसी चार्ज कैपेसिटर के प्लेट को चार्ज देने पर उसका V बढ़ रहा है
तो भी डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा वहाँ पे उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा, माने भी चार्ज के साथ बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी को भी हमको Q के टर्म में ही रखना पड़ेगा। तो पुट V इक्वल Q अपान C। C तो कांस्टेंट है, उसके कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो फिक्स है। वी हैव इधर इंटीग्रेशन ऑफ dW का हो जाएगा W, और यहाँ पे रख दो Q अपान C। Q ठीक से बनता नहीं है, dQ। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं अपन, 0 से Q तक। शुरू में उसमें चार्ज 0 था, थोड़ा थोड़ा करके हमने उसको कितना चार्ज दिया, Q। तो 0 से Q तक हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। गिवन बाय dW इक्वल फ्रॉम 0 टू Q, ठीक है। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिलेगा, दिस इम्प्लीज दैट W इक्वल 1 अपान C, कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपान 2। Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर अपान 2 फ्रॉम 0 टू Q। अब लिमिट, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। तो यहाँ दिस इम्प्लीज दैट W इक्वल 1 अपान C अंडर ब्रैकेट Q स्क्वायर अपान 2 माइनस 0 इक्वल हो जाएगा Q स्क्वायर अपान 2C। दिस इम्प्लीज दैट पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स वर्क डन इक्वल Q स्क्वायर अपान 2C। अब ये तो QC और के फॉर्म में हुआ एनर्जी, अब तुम उसको CV स्क्वायर या पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। Q के जगह में C भी रख दो। इफ वी पुट Q इक्वल CV, वी गेट पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल C स्क्वायर V स्क्वायर अपान 2C। एक C कैंसिल आउट होगा और हाफ C इंटू V स्क्वायर आ जाएगा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। देख लो कहीं समझ में नहीं आया होगा, कहाँ से आया कैसे आया, तो तुम पूछ सकते हो। सीधा सीधा एक मैथ्स क्वेश्चन की तरह डिराइव किया गया है बस। ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, किससे इंडिकेट करता है तुम्हारे बुक में पोटेंशियल एनर्जी को? W से ही किया है कि कुछ और लिखा है? हाँ, वर्क डन ही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी। जब कभी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वर्क ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसी को उसका पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे U क्यों दिया? हाँ, तो V था, वही तो पोटेंशियल है। पोटेंशियल था, W से इंडिकेट किया, फिर यहाँ पे U था। हाँ, तो if we indicate potential energy by capital U, then it can be written as U equal half CV square। एक लाइन और लिख सकते हो तुम लास्ट में। ऐसा करेंगे तो कुछ हाँ नहीं। बस, हाँ बस बोल देना पोटेंशियल एनर्जी लिख देना, W के आगे पोटेंशियल एनर्जी लिख देना बस। वो तो हाफ CV स्क्वायर तो आएगा। हाँ, तो इसको लिखना है तो लिख भी दो। चलो फटाफट शुरू में लिखो। लिखो, सबसे पहले हेडिंग डाल दिया हो, लिखो विन। अच्छा, थोड़ा सा क्यों, मैं पूरा ही रुका हुआ हूँ यहाँ, फुल स्टॉपेज है यहाँ मेरा। लिखो, we know that relation between charge, potential and work done
is given by potential V equal dW upon dQ. dQ उसके आगे, हाँ dQ है, इसके आगे ब्रैकेट करके यहाँ लिख देना रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू गिवन चार्ज, यहाँ ऐसा यही लिख, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन with respect to given charge in limiting condition. कंडीशन फिर implies that, क्लोज कर देते हैं। हाँ इसको घेर दो ऐसा, फिर implies that करके ये लिख दो dW इक्वल V dQ, और बाकी वैसे ही जैसा लिखा है लिखते जाओ। और क्या लिखी वहाँ पे? हाँ, W equal if we indicate potential, if we indicate potential by letter capital U, then U equal half CV square. कितना इजी, बस ये भर दिमाग में रखना है कि क्या रिलेशन होता है और चार्ज कैसे स्टोर हो रहा है, ये दिमाग में रहना चाहिए। फिर अपने आप सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह सॉल्व हो जाता है। उसके बाद कुछ और टॉपिक बचा है क्या इस चैप्टर में? redistribution of charges between two conductors. इधर और है effect of 1 2 4 5 टॉपिक और सर
वो 1/2 CV स्क्वायर के अपॉन में और 2 है कि वो CV स्क्वायर है? नहीं नहीं, वो नीचे का v का स्क्वायर है, ये सी वी स्क्वायर है, ये ऊपर तुम इसको अपान टू तो अपान 4 नहीं हो जाता? सर इंटीग्रेट इंडिकेट INDICATE इंडिकेट या इफ वी रिप्रेजेंट ऐसा भी कह सकते हैं, या जो लिखना है। हाँ, अब उसके बाद ना तुम्हारे में जो टॉपिक दिया है 2.23 जो है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर या टू कंडक्टर। दो कंडक्टर को ये सेपरेट रखा हुआ है, एक को चार्ज Q1 दिया है, दूसरे को चार्ज Q2 दिया है, और दोनों को फिर एक कंडक्टिव वायर से जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज कितना कितना होगा ये निकालना है। फिर यदि हम इसको ज्वाइन करते हैं कंडक्टिव वायर से तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा या बेनिफिट होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये बताना है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे बुक में जो डायग्राम है वही डायग्राम मैं भी बना देता हूँ, फिर उसी से बता देता हूँ, ठीक है ना। अब टॉपिक है क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन, REDISTRU, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्पेलिंग बोलो, REDISTRI होना चाहिए ना, डिस्ट्रीब्यूशन DUTION, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज एक ही तो चार्ज तो नहीं है, बहुत सारा, इसलिए चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर है। अब यहाँ पे दो कंडक्टर बना रखा है ऐसा, ये जो है ना ऐसे बेड कंडक्टिव बेस में रखा हुआ है ऐसा करके, ये वाला को A माना है, इसको B माना है, इसको Q1 चार्ज दिया है, इसको Q2 चार्ज दिया है, ठीक है। और चूँकि ये स्फेरिकल शेप में है ना, तो स्फेरिकल कंडक्टर भी तो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, तो इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। तो सपोज इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है, इतना तो है। और इन फिर बाद में इसको एक कंडक्टिव वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो करंट तो फ्लो होगा, और करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा,
जिधर ज़्यादा करंट हो, सॉरी, जिधर ज़्यादा चार्ज होगा उधर से जिधर कम चार्ज होगा उधर चार्ज जो है वो फ्लो होगा, ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है ना। तो ये आप लास्ट में जो बैलेंस की कंडीशन में कितना चार्ज होगा दोनों में, ये हमको निकालना है। तो नेट चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 ही होगा। ठीक है। मान लेते हैं कि इसका कंबाइंड कैपेसिटेंस C है। ठीक है। अब कंबाइंड कैपेसिटेंस C है और दो चार्ज को हम एक वायर से कनेक्ट, दो कैपेसिटर को एक वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल हुआ, सीरीज हुआ? हाँ, सीधा सीधा दो कैपेसिटर को जोड़ दिए हैं, एक को चार्ज Q1 दिया है, दूसरे को चार्ज Q2 दिया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C है। लेट इज C। अब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्वल क्या होगा, C इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2। पैरेलल में डायरेक्ट सम होता है कैपेसिटेंस का। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सभी कैपेसिटेंस को प्लस कर दो तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिल जाता है। अब इसको Q1 चार्ज दिया गया है, इसको Q2 चार्ज दिया गया है, तो टोटल चार्ज Q क्या होगा, Q इक्वल Q1 प्लस Q2। ठीक है। कहाँ पे डेफिनेशन है? शुरू में ना, हाँ, क्या क्या माना है वही सब तो लिखवाएंगे। हाँ, बना लो फिर, डायग्राम को ही बना लिए क्या? हाँ, ठीक है ना। उसके बाद एज सोन इन अबव, फिर डायग्राम ऐसा करके उसको डिस्क्राइब कर देंगे। क्या है अभी? ठीक है। अब देखो, हमने इसको जो टोटल चार्ज दिया है वो Q1 प्लस Q2 है, ये दोनों मिला के कंबाइंड है, कुल चार्ज है। अब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ पे Q1 इक्वल क्या होता है, देखो Q इक्वल क्या हो जाएगा, Q इक्वल C भी होता है, जानते हो। तो यहाँ पे पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है। ठीक है ना। दिखा तो क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है कि नहीं निकालना है, मेरे को निकालना क्या है, निकालना ही तो है पोटेंशियल। ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे मान लो इसका पैरेलल है, माने पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है। तो पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ पे देखो Q इक्वल C भी होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो C भी इक्वल Q1 क्या होगा बोलो, Q1 इक्वल C1 भी। तो उससे तो हमको C इक्वल C1 प्लस C2 मिल जाएगा। तो जो तो हम पहले डायरेक्ट लिख दिए तो फिर काहे निकालेंगे उसको। तो पहले क्या निकालना है, निकालना क्या क्या है देखो, तो उसमें क्या निकाला है पहले, वो स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो कुछ का कुछ निकाल डालेंगे तब भी तो गड़बड़ है। कॉमन पोटेंशियल ही तो निकालना है हमको, है ना। ये देखो, एक मिनट सुनो, देखो इन दोनों को अपन वायर से जोड़ते हैं तो कॉमन पोटेंशियल सपोज भी है। पहले तो अलग अलग था ना, चार्ज जब अलग अलग डिस्कनेक्ट था तो इसमें चार्ज Q1 था, इसमें चार्ज Q2 था, तो इसमें पोटेंशियल V1 और इसमें पोटेंशियल V2 अलग अलग रहेगा। जब वायर से जोड़ देंगे तो पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पोटेंशियल V इक्वल होगा, कॉमन पोटेंशियल V इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2।
क्यों होगा, कहाँ से लाया, कुछ समझ में आ रहा है? क्या पढ़े हो तुम? Q इक्वल सी भी पढ़े हो ना? हमको भी निकालना है तो Q अपान सी, मगर Q क्या है? नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 है, और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C क्या है? C1 प्लस C2 है। ये कनेक्ट करने के बाद की स्थिति है। जब वायर से दोनों जो कंडक्टर है उसको कनेक्ट करते हैं तब कॉमन पोटेंशियल जो V है वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस से दिया जाएगा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। अब Q इक्वल क्या होगा? देखो, दिस इम्प्लीज दैट V इक्वल Q1, इसको यदि सेपरेट हम कंसिडर करें तो Q1 इक्वल क्या हो जाएगा? C1 V, ठीक है ना? इसमें ऐसे C1 V1 प्लस C2 V2। हाँ, तो उसमें इनिशियली इसका पोटेंशियल V1 पोटेंशियल V2 लिया होगा। यदि इनिशियल कंडीशन में मान लो पोटेंशियल V1 है, जब हम जोड़े नहीं थे तब का है ना वो, और इसका पोटेंशियल V2 है तब का है वो, तो Q1 इक्वल हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल होगा। ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा जब हम उसको किसी कंडक्टिव वायर से कनेक्ट कर दें तब। तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल भी इस फार्मूला से मिलेगा। अब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसमें ज़्यादा चार्ज है उसमें से फ्लो हो करके पहले जिसमें कम चार्ज था उधर हो जा रहा है कुछ चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों में चार्ज कितना कितना है कैसे निकालोगे? ये कॉमन पोटेंशियल है। मान लो इसमें चार्ज Q1 है, तो Q1 इक्वल क्या होगा? C1 V, और C1 V1 है। C1 V1 तो क्या तो C1 V1 कहाँ से आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन के पहले है वो C1 V1, डिस्ट्रीब्यूशन के C1 V होगा। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मान लेते हैं A में चार्ज Q1 है और इसमें चार्ज Q2 है। पहले क्या था? Q1 था, Q2 था, लेकिन उस समय अपन इसको डिस्कनेक्ट रखे थे एक दूसरे से। जैसे ही हम वायर से कनेक्ट करेंगे चार्ज फ्लो होगा, और बैलेंस की कंडीशन में सपोज A में चार्ज Q1 है और B में चार्ज Q2 है, तो वो Q1 Q2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है कि कितना कितना होगा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो Q1 इक्वल हो जाएगा C1 V, इट मीन्स V का वैल्यू यही होगा C1 इंटू C1 प्लस V1 C2 V2 होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही तो है ना? बस इसको ब्रैकेट में लिख लो। ये कनेक्ट करने के बाद जो A में जो चार्ज है वो होगा। अब चार्ज B में कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? चार्ज इन B आफ्टर कनेक्शन। हाँ, Q2 इक्वल C2V। अब V का वैल्यू यही रख दो, कॉमन जो पोटेंशियल है C2 इंटू C1 V1 अपान C1 प्लस C2। यह डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों में चार्ज होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होगा। अब उसके बाद और क्या निकालना है? देखो उसमें क्या निकाला है, क्या बोला है? यह तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पहले क्या था? चार्ज Q1 था, इसमें Q2 था, लेकिन तब था जब हम उसको किसी भी कंडक्टिव वायर से कनेक्ट नहीं किए थे। अब दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिव वायर से कनेक्ट कर दिए, तो चार्जेस जो है जिधर अधिक से अधिक था उधर से जिधर कम चार्ज था उधर फ्लो हुआ और बैलेंस बन गया एक ठो। तो बैलेंस बनने के बाद चार्जेस जो है A में Q1 है और B में Q2 है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्जेस है वो Q1 इक्वल इतना होगा और Q2 इक्वल ये होगा। उसको Q1/Q2 किए हैं तो वो दोनों कैंसिल हो गए, B। हाँ, रेशियो निकाला होगा। रेशियो तो C1/C2 है। हाँ, अब यदि हम रेशियो निकालते हैं, मान लो कि किस रेशियो में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो देखो इतना करने की ज़रूरत नहीं था, वो तो ऐसे भी यहाँ क्या है कि रेशियो ऑफ चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। मैं एक और का तरीका बताऊंगा उसको। रेशियो ऑफ
इक्वल Q1 Q2 इक्वल, जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो सारा चीज़ कॉमन है, केवल C1/C2 बचेगा। तो क्या है, देखो चार्ज जो है वो कंडक्टर के कैपेसिटेंस के रेशियो में बढ़ जाता है। अब मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। देखो मान लो हम इसको कैसे, हम ऑब्जेक्टिव कैसे हल करेंगे, इस फार्मूला को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे यहीं से देख सकते हो तुम। मान लो हम इसको 10 कूलाम चार्ज दिए, इसको 20 कूलाम चार्ज दिए, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस जो है 5 माइक्रोफेराड है और इसका मान लो 10 माइक्रोफेराड है। एग्जाम्पल के तौर पे है, हम ले लेते हैं। अब यदि हमने इसको जो चार्ज दिया, इसको हम पहले क्या दिए, इसमें कितना माइक्रोकूलाम, कितना कूलाम बोला इसमें चार्ज 5, इसमें 10 है, इसमें 5 है, यही तो बोला ना। तो इन दोनों मिला के टोटल कितना चार्ज हुआ, इसको हमने 5 दिया, इसको 10 दिया, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 15 कूलाम हुआ। और कैपेसिटेंस को क्या क्या लिया था, मान लो ले लेते हैं कुछ, उस समय क्या लिया था भूल गया मैं। अपन मान ले लेते हैं 2 μF और 3 μF। इसका 2 μF है, इसका 3 μF है, माइक्रोफेराड होता है μF मतलब। तो अब चार्ज जो है टोटल कितना है 15। अब वो कैपेसिटेंस के रेशियो में बढ़ रहा है। तो देखो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 2:3, यही तो हो रहा है ना, यदि कैपेसिटेंस ये है तो। इसका मतलब ये है कि जो 15 कूलाम चार्ज है ना, उसको 3 + 2 कितना हुआ, 5 इक्वल पार्ट में बांट दो, तो 5 3 जा 15, माने ईच पार्ट 3 कूलाम होगा। अब पहले में 2 हिस्सा है, दूसरे में 3 हिस्सा है। तो पहले में 3 2 जा 6, इसमें 6 कूलाम चार्ज होगा, और दूसरे में 3 3 जा 9, इसमें 9 कूलाम चार्ज होगा। ऐसा निकाल सकते हो तुम, ठीक है। और ये जो फार्मूला हमने इतना डेराइव करके लाया है, हम जानते हैं कि यदि किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, जानते हो ना, नहीं भी जानते होगे तो उसमें लिखाया हूँ, देख लेना, कल नहीं आया था इसलिए नहीं जानोगे। इतना लंबा इसके, खैर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करके निकाला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि V कांस्टेंट होता है और Q इक्वल क्या होता है, CV, ठीक है। एक को हमने चार्ज दिया Q1, उसका कैपेसिटेंस है C1 और वोल्टेज तो V होगा क्योंकि पैरेलल है। दूसरे को चार्ज दिया Q2, उसका कैपेसिटेंस C2 है, और आफ्टर कनेक्शन वोल्टेज तो V ही होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो, Q1/Q2, तो क्या हो जाएगा, C1/C2। इतना में भी आ गया वो फार्मूला। तो खैर ये 2 कंडक्टर में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये बताया, फिर उस हिसाब से निकाला है। अब एनर्जी लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है ये भी निकाला होगा। देखो लास्ट नेक्स्ट, हाँ वो तो हमको निकालना है कि एनर्जी का जो लॉस होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, कि बिफोर जॉइनिंग दिया है और एक को आफ्टर हाँ, जॉइनिंग दिया है। तो बिफोर जॉइनिंग देखो अब एनर्जी में कितना डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंस निकालेंगे ये भी सुन लो। क्या है, पहले डिस्कनेक्ट हो, जब हम तार से कनेक्ट नहीं किए हैं, इसको कंडक्टिव वायर से कनेक्ट नहीं किए हैं, उस कंडीशन में कितना एनर्जी होगा उसको निकालेंगे। फिर जब कनेक्ट कर देते हैं उस कंडीशन में कितना एनर्जी है उसको निकालेंगे, और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। यदि डिफरेंस पॉजिटिव आ गया तो एनर्जी लॉस हो रहा है, यदि निगेटिव आता तो एनर्जी गेन कर रहे हैं, और यदि जीरो आता तो नो लॉस नो गेन। अब हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि गेन कर रहे हैं, ये निकालना है। तो इसी को अब इसको मिटा दें, लिख लियो ना, तो लिखो फिर। अच्छा लिखो, चलो हाँ हो गया टाइम, लो ना थोड़ा और झेलो और क्या। हाँ लिखो, लेट A and B are 2 कंडक्टर which are placed on the
बेड कंडक्टिव बेस, which are placed on the base, bed conductive base, bed conductive base na and having capacitance C1 and C2 respectively, Sir, volume. and having capacitance C1 and C2 respectively. Yes, sir. Respectively. RESPECTIVELY respectively. लिख लिए? Yes, sir. फिर लिखो इनिशियली, इनिशियली के पहले लेट लिख लो। लेट इनिशियली Q1 एंड Q2 चार्ज गिवन, लेट इनिशियली कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2 चार्ज गिवन टू कंडक्टर, TW2 रहेगा। हाँ TW नहीं TO2 टू कंडक्टर A एंड B रेस्पेक्टिवली। Okay, sir. हो गया? और अब लिखो एंड पोटेंशियल ऑफ A एंड B आर V1 एंड V2। potential of A and B are V1 and V2। VR. A and B are ARE। V बोले कि V बोले? A पोटेंशियल V1 एंड V2 क्या बोला हूँ फिर? Potential and of potential of A and B are V1 हाँ V1 and V2, A and B are V1 and V2 respectively। yes, sir. If we connect both the conductor by a conductive wire, if we connect both the conductor by a conductive wire, then the charge in A, the charge in A is small q1, in A is small q1, A and then charge in capital A is q1, small q1 ये लिखा है दे, and capital B is and हाँ and in capital B is small q2। okay, sir. हाँ लिखो if the resultant capacitance is C, if the resultant capacitance is C, then C equal C1 plus C2। Capacitor is C, the resultant capacitance is C, then C equal C1 plus C2। यहाँ सामने ब्रैकेट में लिख देना पैरेलल कॉम्बिनेशन, C1 plus C2 क्या है सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर उसके बाद नीचे पूरा लिखिए। हाँ यहाँ नहीं, इसके बाद यहाँ कुछ शब्द लिखना है एंड टोटल चार्ज करके इसको लिखो। पहला combination। हाँ टोटल चार्ज Q इक्वल Q1 प्लस Q2। अब एक लाइन यहाँ और लिखना है, Yes, sir. इफ V be the common potential after connection, if if V be the common potential after connection, then V equal Q1 plus Q2 upon C1 plus C2 है? Potential then V be the common potential क्या if लेट V be the common हाँ, potential if after V be the connection then आफ्टर कनेक्शन जोड़ेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा ना दोनों का, कॉमन हो जाएगा पोटेंशियल। Yes, sir. अब इसको लिखिए। हाँ V इक्वल इधर लिखो और फिर पूरा लिख दो।
बस इतना ही करेंगे लग रहा है आज, है ना। बस यानी तो खुश रहो बोल देती। महाराजिन पाल आ गई, ऐसा करते हैं ना, वैसे कर रहा था तो। महाराजिन पाल आ गई ऐसा करके फट से झुक के प्रणाम करते हैं ना गांव के लोग अभी, तो वैसे अब ये महाराजी नहीं है, लेकिन बस इतना ही है। गांव के बुजुर्ग सियाने लोग अभी भी मानते हैं महाराज महाराजीन को। नया जो जनरेशन है होगा साला अपने लिए महाराज है तो ऐसा वाले। हो गया। अब यहाँ पे अपन को बस एनर्जी लॉस या गेन को कल देखेंगे।